सभी को नमस्कार, एक फुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तबीयत आपकी अच्छी रही होगी, खुश आप होंगे। तो सेशन की इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से अपने डिपार्टमेंट में शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाए और हम कंटिन्यू अपनी क्लासेस को रेगुलर कर पाए। ठीक है बच्चे, चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल एकदम मस्त बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो को अपने अपने कांटेक्ट में शेयर कर दें ताकि मैं आपको बता सकूं कि बाकी की सारी जो चीज़ें हैं जो आने वाली है उनको हम अच्छे तरीके से डील कर सकें, बता सकें। बहुत अच्छी बात है यहाँ से। तो ये लीजिए साहब, आज हम इस वाले बोर्ड पे काम करते हैं। चलिए, तो बढ़िया होंगे आप और अच्छे होंगे। कमेंट आपके ले लेते हैं यहाँ से। एक बार थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे दे, उसके बाद हम बिल्कुल टकाटक काम करना शुरू करते हैं अपना। यहाँ से ये लीजिए, ये लीजिए सर। चलो बच्चे, टू लिटरेचर एंड सेलेक्टेड इन ग्रेड इंग्लिश टीचर। राकेश गुज्जर हमसे जुड़ चुके हैं। आई एम परफेक्ट रीडिंग टू लिटरेचर। ओहो हो, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे। तो सारे स्टूडेंट्स नहीं आए, एक बार जल्दी से उन्हें बता दें कि क्लास बिल्कुल अपनी शुरू हो चुकी है। आई एम सॉरी। चलिए, एक मिनट थोड़ा सा आपसे टाइम लेना चाहूँगा। चलो बेटे, यहाँ से अब चलते हैं अपन आगे। तो जल्दी से जुड़ जाए भाई। ये बाकी के कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? जल्दी से एक बार सभी अपने अपने कमेंट सेट कर दें मुझे। मदन लाल गुज्जर तक का कमेंट मेरे पास पहुंच चुका है। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। तो जल्दी से जुड़ जाए भाई, जल्दी से जुड़ जाए, फिर कंटिन्यू करेंगे। आज अपनी क्लास ये डे में हो रही है। बहुत बहुत अच्छी बात है। चंदा जाट, वेलकम डियर, वेलकम वेलकम। चलिए जी, चलिए। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा किस मैटर में, कि अपनी ये लिटरेचर सेकंड ग्रेड की क्लासेस बिल्कुल शुरू हो चुकी है आज से। लिटरेचर ग्रेड सेकंड की क्लासेस बिल्कुल आपसे शुरू हो चुकी है। ठीक है बच्चे, चलो जी चलो। थोड़ा सा आज हो सकता है नए बच्चे हैं या फिर नई जगह है तो हमें वीडियो शेयर करना पड़ सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा। सर इस टाइम संस्कृत की क्लास होती है ना, वो कब है? बेटा संस्कृत की क्लास को कुछ दिनों के लिए होल्ड किया गया है। एक मेरा टाइम नहीं बैठ रहा था इसी वजह से। बाकी जैसे ही ठीक होगा हम वापस उस टाइम को बिठा देंगे, कोई भी आपत्ति नहीं है। चलो बच्चे, तो आ जाइए, अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। जल्दी से आ जाए। तो यहां पर हमने बात करी थी ग्रेड, एक बार यहां से देख ले बेटा, जो नए स्टूडेंट उनको पता लग जाएगा। ग्रेड सेकंड के लिए, ग्रेड सेकंड के लिए हम कर रहे हैं यहां से। ग्रेड सेकंड के लिए 4 PM टू 5 PM 4 PM टू 5 PM टीचिंग मेथड्स की क्लास हो रही है। किसकी क्लास हो रही है? टीचिंग मेथड्स की। तो आप टीचिंग मेथड्स की क्लास इस टाइम पे ले सकते हैं। ये क्लास आपकी टीचिंग मेथड्स की किसके लिए है? और रीट के लिए भी है। रीट लेवल फर्स्ट के लिए या फिर रीट लेवल सेकंड के लिए ये क्लास है। दोनों क्लासेस के लिए यहाँ पर आपकी ये क्लास है। इसके बाद 4 से 5 से पहले ये मैंने आपको सेकंड ग्रेड के लिए एक स्पेशल क्लास दे दी है 2 PM टू 3 PM, जहां से हम यहाँ पर लिटरेचर को डील करेंगे। किसे करेंगे? लिटरेचर को। ठीक है बच्चे। और रही ग्रामर की क्लास, तो ग्रामर की क्लास आपकी 9 PM टू 10 PM नाइट में होगी। 9 PM टू 10 PM या आप इंग्लिश ग्रामर की क्लास में इस टाइम पे ग्रामर पढ़ेंगे आप। ठीक है, इस टाइम पे आप ग्रामर पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ पर जो मैं ये ग्रामर कराऊंगा बेटा, ये ग्रामर आपके जो स्पेशल पॉइंट थे ग्रेड सेकंड के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जो स्पेशल पॉइंट थे या स्पेशल चीजें थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी। अब तो वही एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसी चीजें बची हुई है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? आपके लिए तीनों की तीनों ही क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी, तभी आपका काम चल पाएगा। ठीक है बेटा, आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नजर आ रहा होगा। अगर किसी को थोड़ा सा भी नजर नहीं आ रहा है तो बता दे एक बार। ये लीजिए, ये बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। ठीक है,
तो ये आपकी तीनों क्लासेस का टाइम हुआ। ये बात पक्कड़ समझ में आ गई आपके। अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है बच्चे, यहां पर देखिए, अब यहां आपसे मैं बात करूंगा इंग्लिश लिटरेचर की लेकर। इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में हमने पहले पार्ट लिया है इंडियन राइटर्स का। इंडियन राइटर्स का हमने पार्ट लिया है। सबसे पहले हम जिसको डील करेंगे वो इंडियन राइटर्स हैं। कौन है बच्चे? इंडियन राइटर्स है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। जी हाँ, कमेंट बिल्कुल बराबर तरीके से, कोई आपत्ति है तो जरूर दें। ब्लैक बोर्ड करो सर जी। ओके जी, ओके जी। ये लीजिए, ब्लैक बोर्ड हो गया, कोई समस्या नहीं है। तो इंडियन राइटर्स की हम यहां पर बात करने वाले हैं। इंडियन राइटर्स की अपने सिलेबस में कई सारे इंडियन राइटर्स हैं, कई सारे अपने सिलेबस में इंडियन राइटर्स होंगे, ठीक है, उनको हम डील करेंगे आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले हम लेंगे बेटा टैगोर साहब को लेंगे, गुरुदेव को लेंगे। गुरुदेव, गुरुदेव कौन होता था? गुरुदेव उपनाम था रविंद्रनाथ टैगोर साहब का। किसका, किनका था बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर साहब का। रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ठीक है, बात समझ में आ गई? इनका था बेटा, ठीक है। अब यहां से मैं आपसे आगे बात करना चाहता हूं, हल्की सी और मैं बात करूंगा, हल्की सी, ठीक है बेटा। यहां पर आपको कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ भी मिलता है, रविंद्रनाथ टैगोर भी मिलता है, टैगोर एंड ठाकुर भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इनके जो फादर थे, इनके जो फादर थे वो, इनके फादर का नाम क्या था बच्चे? देवेंद्रनाथ थे। कौन थे इनके फादर? देवेंद्रनाथ थे। बात समझ में आ गई? यहां से पहली बात तो ये देखनी है कि रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर का इंडियन राइटर की तर्ज पर हमारे इंग्लिश लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने क्या योगदान दिया, इन्होंने किन चीजों के ऊपर लिखा, इन्होंने पब्लिक को क्या चीज बताने की कोशिश करी है, या फिर इनकी राइटिंग किस स्टाइल की थी, इन्होंने किन मुद्दों पर लिखना शुरू किया और इन्होंने क्यों लिखा, कौन सी लैंग्वेज में ये ज्यादा लिखते थे, इनके फेमस वर्क्स कौन कौन से थे, मतलब इनको काम कौन कौन से थे। बात समझ में आई यहां से? हाँ बिल्कुल, रेखा इंदौरिया जी, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। खुशी गोयल, खुशी गोयल जी, लिटरेचर का पार्ट शुरू हो चुका है और ये आप ही का कहना था कि सर लिटरेचर शुरू कीजिए, और इसीलिए टाइम निकाला गया है। अब आप आराम से इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, ठीक है। तो यहां से देवेंद्रनाथ जी नाम है बेटा इनके फादर का। अगर मैं बात करूं इनके मदर की, अगर इनकी मदर की बात करी जाए तो इस बात का ध्यान रखना है, इनकी मदर शारदा देवी जी इनकी माता जी का नाम था, ठीक है बच्चे, शारदा देवी जी इनकी माता जी का नाम था। दूसरी बात, इनका जन्म कोई पुअर फैमिली में नहीं हुआ है, इनका जन्म पुअर फैमिली में नहीं हुआ था, इनका जन्म वही आपका रिच फैमिली में हुआ था, एक अच्छे माने हुए परिवार में इनका जन्म हुआ था। देवेंद्रनाथ जो टैगोर साहब थे, इनका बहुत अच्छा खासा नाम था, कोई भी समस्या वाली बात यहां पर नहीं थी, ठीक है बेटा। यहां तक की बात आप सभी के समझ में आ गई है? जल्दी से एक बार फटाफट अगर कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया। फिर देखिए इनकी वाइफ का नाम, देवी इनकी वाइफ का नाम था, ठीक है। अब बात आती है इनके बर्थ की, कि इनका बॉर्न कहां पर हुआ और कब हुआ। तो इनका बर्थ कब हुआ, एक बार आप मुझे बताइए जल्दी से, इनका बर्थ कब हुआ था, जल्दी से बताएं फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके। मैं आप सभी के कमेंट अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लूंगा, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, सभी के अच्छे कमेंट यहाँ पर है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, जल्दी से बताएं आप। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, 6 मई 1861। इस बात का ध्यान दे, यहां पर 7 मई और 6 में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर दोनों ही डेट देखने को मिली है, इस बात को ध्यान दे। जी हाँ, 1861, ठीक है। कहीं जगह पर 6 मई मिला है और कहीं जगह पर 7 मई भी मिला है, तो 7 में भी है और 6 में भी है। आप ऑप्शन में देख ले, दोनों नहीं आएंगे,
दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। यहां से कहीं कहीं जगह बुक्स में 6 में भी लिखा हुआ आया है, ये भी लिखा हुआ आया है। ठीक है बच्चे, तो आप दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, पर फिर भी आपको याद रहना चाहिए कि अगर 6 में आता है तो आप 6 में कर दें। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इनकी जो इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो इनकी मृत्यु कब हुई थी बेटा? वो हुई थी 7 अगस्त। 7 अगस्त कब हुई थी? 7 अगस्त। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं, बाकी सभी स्टूडेंट्स भी कमेंट करके बताएं बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करके बताएं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रीना बानो का एकदम सही आंसर आया है मेरे पास, 1941। कहां पर आया है? 1941 के अंदर इनका डाइड हुआ था, ये इनकी डेथ हुई थी। बात समझ में आ गई यहां तक की? बहुत बढ़िया बात है, यहां तक एकदम टकाटक काम है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो यहां से देख लो, अगर छोटा सा या इजी सा क्वेश्चन निकल कर आता है तो यहां पर यह भी निकल के आ सकता है कि इंडियन राइटर के अंदर जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहां हुआ था? कलकत्ता के अंदर इनका जन्म हुआ था, बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। एक बार जल्दी से, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो बात समझ में आ गई। यहां पर इनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ था, मदर का नाम शारदा देवी जी थे, एंड वाइफ का नाम मरनाली देवी था। और यहां से ये इनका डेथ हो रही है। अब इसके बीच कौन सी जगह, वेयर, इनका जन्म कहां हुआ था बेटा? तो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, बंगाली फैमिली में, बंगाली फैमिली में, बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। बात समझ में आ गई यहां थी, बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब इसके बाद और हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, इनके बाद हम थोड़ी सी इनके बात करना चाहेंगे। यहां से ये लीजिए, बंगाली परिवार में हुआ। और दूसरी बात, जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, टैगोर साहब थे, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा करते थे? तो ये तो बंगाली में लिखेंगे, बंगाली लैंग्वेज में लिखा करते थे। उसके बाद फिर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इनटू इंग्लिश। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी कि उसके बाद इंग्लिश के अंदर आपको क्या कर दिया जाता था? वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही है, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया जाता था उनके क्रिएशन को या उनके वर्क्स को। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए, हम इनको मॉडर्न राइटर कह सकते हैं। देखिए, अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जो बर्थ हुआ था, इनका बर्थ आपसे 1861, और इनकी जो डेथ हुई थी या ये जो डाइड हुआ थे, वो हुआ था आपका 41 में। कब हुआ था बेटा? 41 में हुआ था। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए, यहां से उस टाइम के ऊपर इनको मॉडर्न राइटर कहा गया। इस टाइम पे भी मॉडर्न, हम सोचते हैं कि मॉडर्न अब आया है, मॉडर्न जमाना अब आया है, लेकिन वहां पर देखिए उस टाइम के ऊपर भी मॉडर्न जमाना था। तो मॉडर्न राइटर इनको कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो मुद्दे उठाए, जिन मुद्दों पे उन्होंने लिखा, वो कुछ डिफरेंट चीजें थी, अलग चीजें थी, जिनके ऊपर इन्होंने लिखना शुरू किया था। तो यहां से ये, या फिर मैं कह सकता हूं मॉडर्निज्म इनके क्रिएशन में देखने को मिलता है। इनके जो क्रिएशंस थे, या फिर मैं कहूं इनके जो वर्क्स थे, इनके वर्क्स में क्या देखने को मिला है? हमें मॉडर्निज्म देखने को मिला है, आधुनिकता देखने को मिली है। कह सकता हूं मैं, यहां पर हिंदी लिखने की शायद नीड नहीं होगी, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा, यहां से बात समझ में आ गई। कोलकाता बंगाली परिवार में जन्म हुआ था, रिटन इन बंगाली लैंग्वेज, ये बात भी सही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी करेंगे कुछ ना कुछ, इसका भी करेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक की? बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर देखिए, इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा। मॉडर्निज्म देखने को मिला है। ठीक बच्चे, इसके बाद आपको अच्छे से पता होगा, आपको पता होगा कि इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज क्या मिला बेटा? नोबेल प्राइज मिला 1913 में। क्या मिला? 1913 में। और इन्होंने एक ब्यूटीफुल वर्स लिखा था, ब्यूटीफुल वर्स इन्होंने लिखा था, जिसका नाम क्या था बेटा? गीतांजलि। क्या लिखा था? गीतांजलि। और इस गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में।
कब दिया गया? 1913 में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये पहले, मैं लिख देता हूं यहां पर, he was रुकिए, he was the first non-European person who won the Nobel Prize। नोबेल प्राइज मतलब क्या हुआ? ये पहले नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। इनसे पहले यूरोप वाले ही जीता करते थे। तो ये भी कह सकते हैं कि ये पहले नॉन यूरोपियन थे या पहले एशियन पर्सन थे। नोबेल प्राइज जीतने वाले ये पहले एशियन पर्सन थे। एशियन पर्सन, एक सेकंड थोड़ा सा रुके। फर्स्ट एशियन पर्सन who won the Nobel Prize। नोबेल प्राइज पहले ऐसे इंसान थे या पहले ऐसे नॉन यूरोपियन थे। नॉन यूरोपियन के साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि ये पहले ऐसे एशियन पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। क्या जीता है? जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। गीतांजलि वो क्रिएशन था या वो वर्क था जिसकी वजह से इन्होंने क्या जीता है बेटा? नोबेल प्राइज जीता है। तो एक दूसरी चीज और आपको देखनी है, तो नोबेल प्राइज की बात है। इसके बाद फिर आप शांति से देखिए यहां पर अपने जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, इन्होंने राष्ट्रगान लिखे हैं, नेशनल एंथम लिखे हैं। किन किन का लिखा है इन्होंने? ध्यान दे बेटा। फर्स्ट पर्सन हु वन द नोबेल प्राइज, बिल्कुल सही है। इन्होंने इंडिया के लिए और इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश के लिए, दोनों के लिए इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने दोनों के लिए ही अपने राष्ट्रगीत लिखे हैं, नेशनल एंथम लिखा है। नेशनल एंथम लिखा है। बताओ अपना कौन सा है? जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर दे। अपना कौन सा है नेशनल एंथम? हाँ जी बिल्कुल, नेशनल एंथम लिखे इन्होंने। नेशनल एंथम 2 कंट्रीज के लिए। तो पहला इन्होंने कौन सा लिखा? एक बार आप बताओ, ये आपको आना चाहिए। जन गण मन, बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य वचन। जन गण मन, ये किसके लिए लिखा गया था? जन गण मन, बिल्कुल सही बात। जन गण मन किसका था बेटा? इंडिया का, हमारे देश का जन गण मन था। ठीक है, बात यहां पर समझ में आ गई। अब यहां पर बांग्लादेश का बताओ। योगी कुमार जी नमस्कार जी, एंड कविता बेरवा वेलकम, अनु कंवर वेलकम, योगी कुमार इंडिया, बहुत बढ़िया बात है। तो 2 देशों का इन्होंने लिखा। बांग्लादेश का बताओ क्या था? आमार, याद आया कुछ? सोमार, बांग्ला, बिल्कुल सही, आमार सोनार बांग्ला, एकदम योगी कुमार जी एकदम सही आंसर है आपका, एकदम बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, शाबाश। अमार सोमार बांग्ला, ये बांग्लादेश का था बेटा। ये अपना भारत का था ही सही। तो 2 देशों की इन्होंने ये चीज लिखी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेल डन डियर, वेल डन। अब बता बेटा, और यहां से देखिए। सर जी मैंने तो ताकि क्लास मिले ही कोनी। रितु सैनी जी मिल गई ना? अब कहां नहीं मिली है हमारी क्लास, बताएं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहां से देखिए, 1-2 चीजें और मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे मॉडर्न राइटर थे,
और मॉडर्न राइटर के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा मॉडर्निज्म देखने को मिलता है इनके क्रिएशन में। इनका रेडिकल विजन था। रेडिकल विजन का मतलब क्या होता है? सुधारवादी थिंकिंग, सुधारवादी सोच थी इनकी। रेडिकल थिंकिंग में बोल सकता हूं इसे, थिंकिंग, रेडिकल थिंकिंग यानी सुधारवादी सोच इनकी थी। पता ही नहीं चलता कब क्लास हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, आज पहली क्लास ही जो सेकंड ग्रेड वालों के लिए होगी अपनी 2 to 3। जी हाँ, मतलब 2 बजे से 3 बजे तक अपनी उन्हीं की क्लास होगी। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है बेटा, एकदम टकाटक बात है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया। अब बताए, और अगर आपको कुछ अंकित, नमस्ते सर जी, आपकी क्लास कितने बजे आती है और रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी है क्या? रीट लेवल फर्स्ट के लिए 4 बजे क्लास आती है मेरी। ये है सेकंड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड सेकंड लिटरेचर की क्लास है, ठीक है। 4 PM पे होगी आपकी रीट वालों के लिए, और ग्रेड सेकंड के लिए दोनों के लिए ही टीचिंग मेथड्स की। आज टेस्ट है, उसमें टीचिंग मेथड्स की क्लास होगी। और ग्रामर के लिए आपकी क्लास होगी 9 PM। 9 PM सभी के लिए ग्रामर की क्लास होगी, ये ग्रामर की क्लास होगी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बताएं, किसी को अगर कोई भी आपत्ति है तो बताएं, मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी है, कब क्लास होती है, किन की क्लास होती है, सारी चीजें आपके पास है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। नो प्रॉब्लम, चलो चलो चले आगे। नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेटा यूट्यूब का प्रॉब्लम है, अपना नहीं है, ठीक है। इनको क्या कहा गया? बंगाल, बंगाल या बंगाली। इसका मतलब होता है बहुत ही प्रिय राइटर है, उपाधि मिलती है ये पोइट को, जो लिखने वाला होता है उसे उपाधि मिलती है ये। तो इन्हें बर्ड ऑफ बंगाली कहा गया। 1913 में पब्लिश हुआ था आपका गीतांजलि, और गीतांजलि के ऊपर ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया था। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके अभी मैं क्रिएशन की बात करूंगा जब बताऊंगा आपको। जी हाँ, कई सारी चीजें थी जो उन्होंने लिखी थी, कई सारे। यहां तक की बात समझ में आ गई? जी हाँ। इससे पहले अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा रेडिकल विजन क्या होता है। अब इस रेडिकल वर्ड से आप क्या समझते हैं, एक बार जल्दी से मुझे बताएं। रेडिकल जो मीनिंग लिखा हुआ है, इस रेडिकल से आप क्या समझते हैं? अमार सोमार बंगला बांग्लादेश का नेशनल एंथम था। जी हाँ, बहुत बढ़िया। बताएं, रेडिकल विजन से आप क्या समझते हैं? आज तो सर न्यू स्टूडेंट आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, सुधारवादी सोच वाले थे, बिल्कुल सही बात है, सुधार वाली सोच वाले थे यहां पर, ठीक है, सुधार वाली सोच वाले थे यहां पर। तो ये रेडिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, वो सुधारवादी सोच वाले थे। मतलब इनसे पहले जो राइटर हुआ करते थे वो किस में लिखते थे, कहां लिखते थे, कैसे लिखते थे, इन्होंने थोड़ा सा चीज को हटाया। जैसे मान लो यहां से देखना बेटा, यहां से देखना, जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, जैसे पहले लव के ऊपर लिखा जाता था चीजें, लेकिन इन्होंने उल्टा करा, इन्होंने कॉमन मैन के ऊपर लिखना शुरू किया। किसके ऊपर लिखना शुरू किया? कॉमन मैन के ऊपर। इन्होंने एजुकेशन के ऊपर लिखना शुरू किया, शिक्षा के ऊपर लिखना शुरू किया। इन्होंने हेल्थ केयर के ऊपर लिखना शुरू किया। इन्होंने पॉवर्टी, गरीबी के ऊपर लिखना शुरू किया, है ना। दूसरी बात, जो कॉमन मैन होता है या जो नॉर्मल पर्सन होता है,
वो कॉमन मैन जो है, वो कॉमन मैन जो होता है उसके कॉमन मैन की जितनी भी पीड़ाएं हैं, सफरिंग्स, जितनी भी पीड़ाएं हैं उनके बारे में लिखना शुरू किया, है ना। तो ये बात है, इन्होंने किस चीज के ऊपर लिखना शुरू किया था, यहां से कॉमन मैन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, किसके ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर लिखना शुरू किया। जबकि पहले पहले के जो राइटर हुआ करते थे वो पहले के राइटर किसके ऊपर लिख रहे थे, पहले के राइटर आपके लव के ऊपर लिख रहे हैं, मैरिज के ऊपर लिख रहे हैं। बात समझ में आया बेटा यहां तक? जी हाँ, और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझे सेंड कर दे। बहुत बढ़िया बात है, यहां से शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। सीईटी क्या है ये आपको बताया गया है बेटा, इसमें एक वीडियो बनाया था कल सर ने किया था उसमें। रेखा जी 1911 क्या है ये, 1911 कौन सा डाटा दिया है आप एक बार देखें। तो इनसे पहले के जो राइटर थे वो किस पे लिखे थे, लव के ऊपर लिखे या फेथ के ऊपर लिखे या मोरलिटी पे ऊपर लिखे, मोरलिटी के ऊपर लिखे। लेकिन इन्होंने किस पे लिखा, इन्होंने कॉमन मैन के ऊपर लिखा, पॉवर्टी के ऊपर लिखा, मिजरी इसके ऊपर लिखा। तो ऐसे कई सारे, सर जी प्लेलिस्ट बना दोगे, छूट गई है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, ध्यान से चेक करें आप, सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी। जी हाँ, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक बात और शांति से देखें, यहां पर थोड़ा सा देख लिए, मैरिज इसमें नहीं, मैरिज के ऊपर टैगोर साहब ने लिखा है, ठीक है, टैगोर साहब ने लिखा है मैरिज पे, यहां लिख देता हूं, या फिर मैं यहां पे एक सेकंड रुको, बिफोर टैगोर, बिफोर टैगोर, टैगोर से पहले के जितने भी राइटर्स हैं वो किस पे लिखा करते थे, वो लव के ऊपर लिख रहे हैं, मॉरलिटी पे ऊपर लिख रहे हैं या फेथ पे लिख रहे हैं, और ऐसे ही अदर टॉपिक्स पे लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां पर ध्यान दे, टैगोर साहब ने किसके ऊपर लिखना शुरू किया था, इन्होंने अपने पॉवर्टी के ऊपर लिखा, कॉमन मैन के ऊपर लिखा, इसी के साथ एजुकेशन के ऊपर लिखा, दूसरी बात यहां मैरिज के ऊपर लिखा, मिजरी के ऊपर लिखा। तो टैगोर साहब ने इन सब के ऊपर लिखा, किन सब के ऊपर लिखा, इन सब चीजों के ऊपर। दूसरी बात, एक कॉमन मैन की कितनी भी पीड़ाएं होती है उनके बारे में लिखा, पीड़ाएं, पीड़ाएं मतलब जो भी दुख होते हैं मनुष्य को या कॉमन मैन को, जो दुख होता है उन दुखों के बारे में बताया। अब यहां से एक बात आपको समझनी है, दुनिया के अंदर दुखी लोग ज्यादा है, खुशी जो सुखी लोग कम है। तो जब टैगोर साहब ने कॉमन मैन या नॉर्मल पर्सन के बारे में लिखना शुरू किया तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इन्होंने कॉमन मुद्दों को उठाना शुरू किया, नॉर्मल इंसान के बारे में लिखना शुरू किया, तो ये काफी ज्यादा फेमस हो गए क्योंकि वो ग्राउंड लेवल की चीजों को उठाने लगे थे और लोगों के प्रति इनका रुझान बढ़ने लगा था। जब तो हमारा देश गुलाम था, क्योंकि 19 यहां पर 1861 से 1941 में इनका डेथ हो गया था, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो उस टाइम की सोच इनकी कैसी थी, मॉडर्न सोच थी, मॉडर्निज्म देखने को मिला इनके क्रिएशन में, और इनका रेडिकल, आपका क्या था, रेडिकल विजन था। इस बात का पता कैसे चलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो सोच थी वो समाज सुधारक सोच थी, या फिर वो समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे। इस चीज का पता कैसे चला, इस चीज का पता ऐसे चला कि उन्होंने इन वाले टॉपिक्स को लिखा। गरीबी, कोई किसी भी राइटर ने इनसे पहले गरीबी के बारे में नहीं लिखा था, कोई भी राइटर ने इनसे पहले गरीबी के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन इन्होंने एक जीता जागता एक एग्जाम्पल लिया, पॉवर्टी, गरीबी के बारे में लिखा, कॉमन मैन, नॉर्मल पर्सन के बारे में लिखा, एजुकेशन के बारे में लिखा, और मैरिज के बारे में लिखा, और मिजरी के बारे में लिखा, और इनकी पीड़ाओं के बारे में लिखा। देखा दिया, आप इंग्लिश कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? जी हाँ, बताएं। और सभी सेकंड ग्रेड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने स्टोर से बुक ले ले, आसपास जितने भी स्टोर है, क्योंकि हर जगह बुक पहुंच चुकी है।
कई सारी जगह से मेरे पास कॉल्स आए हैं कि बिल्कुल सर हम बुक ले चुके हैं। तो आप भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक ले और फटाफट पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि उसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं खुद ही करवाऊंगा। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक्स ले ले। जी हाँ, आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे एक पट्टी नजर आ रही होगी कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पर आपके स्टोर पर बुक नहीं मिल पाती है तो आप फिर यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। पहले एक बार आप अपने क्षेत्र में जाए, जो शॉप है वहां पर जाकर आ जाए, वहां मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर आपको यहाँ से कोई ना कोई अरेंजमेंट आपके लिए कर दिया जाएगा, पर आप जल्दी से परचेस कर ले। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई बच्चे सभी के? यहाँ तक किसी की कोई भी आपत्ति है तो मुझे फटाफट कॉल कर दे, सॉरी फटाफट बता दे। यहाँ तक नो प्रॉब्लम? ठीक है, अब आ जाओ इनके क्रिएशन के ऊपर की बात करते हैं। ठीक है, इनके क्रिएशन की अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर दूंगा द होम एंड द वर्ड। द होम एंड द वर्ड, ये देखिए, ये इनका एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशील प्रभावित करने वाला इनका एक जी हाँ बिल्कुल क्रिएशन था। नो सर, तो जल्दी से करे फिर भाई, कैसे काम चलेगा ऐसे? नो सर नो सर नो सर, फटाफट, बहुत बढ़िया बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलिए इसके बाद देख लिए, मैं इसका ओरिजिनल नाम आपको बताना चाहूंगा। ये लीजिए, अब यहां पर एक बात शांति से सुने, ये जो एक टाइटल था जो इन्होंने लिखा था, द होम एंड द वर्ड, क्या लिखा है? द होम एंड द वर्ड लिखा है। थोड़ा सा रुकिए, एलडीसी की बुक जल्दी ही आएगी, आपको लॉन्च कर दिया जाएगा जैसे आएगी उसके बाद। ठीक है बेटा, तो ये देखो, ये जब बंगाली में लिखी गई थी तो इसका नाम ये था, बंगाली लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद इसका नाम क्या हुआ? द होम एंड द वर्ड। ये कब लिखा गया था? 1916 में लिखा गया था, 1916 के अंदर ये लिखा गया था। ठीक है, 1916 में। और इसकी जब सेटिंग हुई थी, ये जो क्रिएशन था इसकी सेटिंग 1905 में हुई थी। कब हुई थी? ध्यान से देखो, 1905 में हुई थी। कब हुई थी? जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन इसके आसपास का ये, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर ये चीज लिखी गई थी। लोगों से ये कहा गया था कि अपने ही देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें, आप विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसा इनका मानना था, ऐसा इनका मानना था। तब ये चीज लिखी गई थी। कई सारी नाव के अंदर विदेशी वस्तुओं को रखकर नाव को डुबो दिया जाता है, ऐसी घटना यहाँ पर देखने को मिली थी इस जगह के ऊपर। तो इस घटना से प्रभावित होने के बाद में यहाँ पर ये चीज यहाँ पर लिखी गई थी 1905 1905 के अंदर, और इसे पब्लिश कब करवाया गया था? 1916 के अंदर इसे यहाँ पर पब्लिश करवाया गया था। ठीक है, ये एक सबसे बहुत ही इफेक्टिव, मतलब प्रभावित करने वाला नोवेल था, उपन्यास था बेटा। क्या था? ये एक नोवेल था। इस नोवेल के बारे में पता चल गया सभी को? बहुत। कब लगती है रीट की क्लास? रीट की क्लास लगती है आपसे 4 से 5। जी हाँ बिल्कुल, आज आपका टेस्ट होगा वहां पर लैंग्वेज स्किल्स का। बहुत अच्छी बात है, 4 PM। जी हाँ, तो यहां से यह अगर आपसे पूछता है कि द होम एंड द वर्ड कब पब्लिश हुआ था, तो 1916। और द होम एंड द वर्ड, इस नोवेल की सेटिंग कब हुई थी? तो याद रखना है 1905 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। यह बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से? इसके बाद फिर देखिए, अब यहां से मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, यहां से देख ले एक बार। अगर मैं यहां पे लिखूं द होम एंड द वर्ड, द होम एंड द वर्ड, ये अपना नोवेल था। क्या था बच्चे? ये अपना नोवेल था। कब पब्लिश हुआ है? 1916 में। निखिल, विमला, ये दो कैरेक्टर आपके सामने आ रहे हैं, इसके ध्यान से देखें। यहां पर ऊपर नीचे दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है? दिख तो रहा है भाई, बिल्कुल मुझे दिख पा रहा है यहां से। चलिए, दिख रहा है। अब यहां से देखिए, तीसरा कैरेक्टर अपने पास संदीप। ठीक है, और ये था अपना
स्वदेशी मूवमेंट लीडर, यहां पर ये देखिए ब्यूटीफुल हाउसवाइफ और ये हस्बैंड थे भाई साहब, विमलाज हस्बैंड, विमलाज हस्बैंड। ठीक है, अब यहां से एक बार ध्यान से देखें, जो निखिल था एक मॉडर्न पर्सन था, बाहर से पढ़ा लिखा इंसान था, ये एक मॉडर्न पर्सन था, खुले विचारों वाला व्यक्ति था, बाहर से पढ़कर आया था। और ये जो बिमला थी ये बिल्कुल इस तरह से थी कि शाही प्रवृत्ति थी कि, या फिर इंडियन जैसी हाउसवाइफ होती है उस टाइप की हाउसवाइफ थी, किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी को कोई मतलब नहीं था, सीधी सादी सी थी। और निखिल इसको एजुकेशन के लिए फोर्स करता है कि तुम्हें एजुकेशन लेनी चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बताता है। और जो संदीप था, संदीप उस टाइम के ऊपर स्वदेशी मूवमेंट का क्या था, लीडर था, मतलब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन का ये लीडर हुआ करता था। और ये बार बार लोगों को यही बताया करता था कि हमें अपने ही देश में बनी हुई वस्तुओं का यूज करना है, दूसरी वस्तुओं का यूज नहीं करना है। तो इस नॉवल के अंदर ऐसी कुछ थीम यूज हुई है जो आप सभी के दिमाग में बस गई होगी कि क्या है। जी हाँ, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया। सर आप सेकंड ग्रेड की क्लास लेते हो? ये सेकंड ग्रेड की क्लास ही है भाई, सेकंड ग्रेड की क्लास ही है 2 से 3। अब यहां से और देखिए, अगर मैं और आपसे बात करना चाहूं इस मामले में, चलिए कई सारे इनके क्रिएशन है टैगोर साहब के, गुरुदेव जी के। ये देखिए गीतांजलि था पहला, गीतांजलि 1910 में ये पब्लिश हुआ था, और इन्हीं की वजह से 1913 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कई सारी ट्रेजेडीज लिखी है। ट्रेजेडीज में अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से देखना, यहां पर किंग एंड क्वीन, सैक्रिफाइस, और लिख लो एक चित्रा, ये इनकी क्रिएशन है। ट्रेजेडीज के अंदर लिखा हुआ है किंग एंड क्वीन, सैक्रिफाइस एंड चित्रा के नाम से। इसके बाद फिर देखिए यहां से, अगर नोवेल की बात करूं तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, द होम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बात समझ में आ गई भाई यहां तक की? खुशी गोयल जी नमस्कार जी। चित्रा, हाँ जी बिल्कुल, चित्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, किंग एंड क्वीन यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर मैं आपसे बात करूं आगे, तो ये ध्यान दे, एक क्वेश्चन आप सर आप तो 10 बजे पढ़ाते हो ना, 10 बजे नहीं होगा, अब 9 से 10 में ग्रामर लगाई जाएगी। करण और कुंती, अन्नू कंवर ने भी एक क्रिएशन लिखा है भाई, बिल्कुल सही है, एकदम सही बात है। लेकिन ये बेटा ड्रामा है, ध्यान रखना इस बात का, क्या है ये, ड्रामा है। करण और कुंती है तो सही। लो साहब यहां देखो, कई सारे ड्रामा लिखा है, वर्स ड्रामा कहेंगे इसे हम, क्या कहेंगे, वर्स ड्रामा। करण एंड कुंती, चलिए करण एंड कुंती, बहुत बढ़िया।
ए सोजॉर्न इन हेल, ये भी इनका एक ड्रामा था। ये इनका ड्रामा था। कौन कौन सा था? करण एंड कुंती, और साथ में ए सोजॉर्न इन हेल लिखा हुआ है। ए सोजॉर्न इन हेल लिखा हुआ है। हाँ जी रीना जी बताए क्या समस्या है? अभी आपसे आपकी सारी समस्याएं सुन ली जाएगी, घबराए नहीं। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी के? कोई प्रॉब्लम? अब इनको जल्दी से बताए कि नाइट्रेट की जो उपाधि इनको मिली थी वो कब मिली थी? जल्दी बताए, जल्दी बताए, फटाफट बताए। लो भाई साहब, एक चीज स्टेटमेंट और ध्यान रखना है। हाँ जी बिल्कुल, यहां लिख सकता हूं मैं, इन 1915 he was knighted, he was knighted। गीतांजलि मैंने लिख दिया, स्टार्टिंग में लिख दिया बेटा, स्टार्टिंग में लिख दिया। सर नीचे 3 रेड पत्ती आ रही है। ओके ओके ओके, समझ गया, मैं समझ गया। अब नहीं लिखेंगे साहब, वहां पर गड़बड़ हो गया। तो यहां पर आपको किसने करा था? बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। बात समझ आए भी यहां तक की? और किसी को कोई आपत्ति है तो बताए, मैं चेक कर लेता हूं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो यहां से देखिए, इन 1915 ही वॉज नाइटेड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अब आ जाओ अदर वर्क्स पे, इसको रख दो। अदर वर्क्स, द गार्डनर, द गार्डनर के नाम से भी है। इसके बाद लवर्स गिफ्ट, लवर्स गिफ्ट, स्ट्रे बर्ड्स, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग। लो भाई साहब, ये इनका अदर क्रिएशंस है। अदर क्रिएशन से काफी कुछ लिखवा दिया है, तो शांति से एक बार मैं हल्का सा इनको रिवाइज कर देता हूं, एक बार जल्दी से आप देख ले। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। क्या चक्कर पड़ा भाई? एक सेकंड, थोड़ा सा रुके। चलो यहां से देख ले एक बार। इंडियन राइटर्स में हमने रविंद्रनाथ टैगोर साहब को पहली बार पढ़ा है, और इनको गुरुदेव की उपाधि के नाम से भी, गुरुदेव भी इनका नाम था, रविंद्रनाथ टैगोर। एंड रविंद्रनाथ टैगोर भी स्पेल मिलता है। इनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, मदर का नाम शारदा देवी था, इनकी वाइफ मृणाली देवी थी। इनका जन्म 7 या 6 में 1861 को हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी वो 7 अगस्त 1941 को हुई थी। और इनका जो जन्म हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चे? कलकत्ता में हुआ था इनका जन्म। ठीक है,
इसके बाद बंगाली, बंगाली फैमिली में इनका जन्म हुआ था, ये बात ध्यान रखें। लैंग्वेज ये बंगाली में लिखते थे ये, और ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उसके बाद ये वापस ट्रांसलेट किया करते थे उसको इंग्लिश के अंदर, द ऑडियो स्ट्रीम्स। चलिए आज ही चेंज किया है टाइम, आज ही बिल्कुल आज ही किया है। मॉडर्न राइटर थे, मॉडर्निज्म देखने को मिला है, नोबेल प्राइज उनको मिला गीतांजलि के ऊपर 1913 में, और ये पब्लिश कब हुआ था? 1910 में, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट एशियन पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, या फिर मैं, और किसके लिए? ब्यूटीफुल वर्ड्स थी गीतांजलि, उसके लिए। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन हु वॉन द नोबेल प्राइज, पहले ये नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के लिए नेशनल एंथम लिखा है, जिसके अंदर भारत और बांग्लादेश है। भारत के लिए जनगण मन लिखा है, और अमार सोमार बांग्ला, ये आपका बांग्लादेश के लिए लिखा है। किसके लिखा है बेटा? बांग्लादेश के लिए लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मॉडर्न राइटर हो गए, रेडिकल विजन था, रेडिकल थिंकिंग थी इनकी, द बार्ड ऑफ बंगाल इन्हें ही कहते हैं। और यहाँ से फिर देखेंगे इन्होंने यहाँ देखिए, बिफोर टैगोर, टैगोर से पहले जो राइटर्स हुआ करते थे वो लव के ऊपर लिखे, मोरालिटी के ऊपर लिखे, फेथ पे लिखे, अदर टॉपिक्स पे लिखे। इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हुई, इसके लिए इन्होंने पोएट्री लिखा, कॉमन मैन लिखा, एजुकेशन, मैरिज या मिजरी, इनके ऊपर लिखा। जी हाँ, बात समझ में आ गई यहाँ तक की? जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, द होम एंड द वर्ड, इसी को ही गेरे बेरे बोलते हैं, ये बंगाली में बोला जाता है। बंगाली में इसका नाम ये था, फिर बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, द होम एंड द वर्ड नाम रखा गया। काफी प्रभावित था 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, उसके तहत इस नॉवल की सेटिंग करी गई थी। 1916 में इसे पब्लिश करवाया गया, और इसके अंदर 3 कैरेक्टर थे, निखिल था, बिमला थी और संदीप था। बिमला का हस्बैंड निखिल होता है, ब्यूटीफुल हाउस वाइफ ये वाइफ है, और ये जो स्वदेशी मूवमेंट का लीडर हुआ करता था वो कौन था? इसमें संदीप है। बात समझ में आ गई? इसके बाद गीतांजलि की बात आएगी। ट्रेजेडीज इसने लिखी है, किंग एंड क्वीन, ये ट्रेजेडी इसने लिखी है, ध्यान रखना बेटा। इन्होंने कई सारे ड्रामा भी लिखे हैं, सॉन्ग्स भी लिखे हैं। 2000 के ऊपर इन्होंने सॉन्ग्स लिखा है। क्या लिखा है ना? 2000 के ऊपर क्या लिखे हैं? 2000 के ऊपर इन्होंने सॉन्ग्स लिखे हैं, इस बात का ध्यान देना। कई सारे इन्होंने ड्रामा भी लिखा है ना, ड्रामेटिस्ट थे, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ड्रामेटिस्ट थे ये, ठीक है बेटा, नॉवलिस्ट थे ये, एसिस्ट थे ये, प्रीचर थे ये, पेंटर थे ये, फिलोसोफर थे ये। बात समझ में? पोइट थे। तो इन्होंने कई सारे जगहों पे काम किया है। और यहाँ पर देखिए, ट्रेजेडीज के किंग एंड क्वीन लिखा, सेक्रीफाइस लिखा और चित्रा लिखा। 3 ट्रेजेडीज इन्होंने लिखी है। कौन कौन सी लिखी है? किंग एंड क्वीन, सेक्रीफाइस एंड चित्रा। नोवेल कौन सा था? द होम एंड द वर्ल्ड। इसके बाद वर्स ड्रामा कौन सा था? करण एंड कुंती, और एक और था करण एंड कुंती, और करण एंड कुंती के साथ साथ ए सोजॉर्न इन हेल, ये भी इन्होंने लिखा था। ये पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे, एसिस्ट थे, प्रीचर थे, पेंटर थे, फिलोसोफर थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इन 1915 ही वाज नाइटेड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। 1915 के अंदर इंग्लैंड के राजा के द्वारा नाइटेड की उपाधि मिली। द अदर वर्क्स, दूसरे भी कई सारे वर्क थे, दूसरे कई सारे काम थे इनके। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे, अगर बात करूं, द अदर वर्क्स द गार्डनर के नाम से हैं, लवर्स गिफ्ट के नाम से हैं, स्ट्रे बर्ड्स के नाम से है, क्रॉसिंग कैबुलिनेवा के नाम से है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपनी समस्याएं बताएं, आपके कमेंट पढ़ लेता हूं मैं, फिर कंटिन्यू करूंगा बेटा, ठीक है। जल्दी से जितना जल्दी हो सके। और अब दूसरी बात एक और ध्यान रखें कि अब तो आपके सेकंड ग्रेड में लिटरेचर शुरू हो चुकी है। अब ज्यादा से ज्यादा क्लास का सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये बात बताएं कि इंग्लिश ग्रेड सेकंड के लिए लिटरेचर की क्लासेस रवि आचार्य सर ने शुरू कर दी है। ग्रामर की क्लास 9 से 5 है, टीचिंग मेथड की क्लास, रीड के लिए, इन सब के लिए 4 से 5 है। किनके? चूरू में बुक मिल जाएगी क्या? एक बार निशाचरण जी चूरू में जाकर आए, उसके बाद फिर आप मुझे कॉल करें तो फिर यहाँ से मंगवा दी जाएगी। दूसरी बात, आगे आने वाले 2 डेज के अंदर 2 डेज के अंदर आपके पास बुक होनी चाहिए। 2 भी नहीं तो 5 डेज के अंदर तो इन हैंड होनी चाहिए। आगे आने वाले 5 डेज में आपके हाथों के अंदर इन हैंड बुक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा,
और आपके टच में जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये बात बता दें कि रवि आचार्य सर की बुक मार्केट में आ चुकी है, जैसे तैसे करके उसको ले लिया लीजिए। और उस बुक का उसके बाद 5 दिन बाद आप आज या कल मार्केट में जाएं, मार्केट में अगर आपके वहां मिल रही है तो फिर वापस मुझे बताएं कि हाँ सर मुझे बुक मिल चुकी है। जिसको नहीं मिली है फिर उसका हम यहाँ से भेजने का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे। रेखा इन मंडे को आगी खेरीथल डोसा मिल जाएगी क्या? बेटा मुझे नहीं पता कि ये कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, जयपुर में तो मिलेगी, डोसा मेरे इन सब में मिल जाएगी, पर आप एक बार जाकर आए जब तो पता चलेगा। बोल दे भाई सेकंड ग्रेड की इंग्लिश की बुक दे दीजिए, तो रवि आचार्य सर की है, राइटर है, तो वो आपको बता के दे देंगे। हाय सर, हाय सरिता जी नमस्कार। तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर था जो अपन ने देखा है, एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल डोसा मिल जाएगी साहब। वेदिका दीक्षित जी बहुत बढ़िया। इसके बाद ध्यान रखना एक और चीज, सॉन्ग ऑफरिंग ये पब्लिश करवाया गया था किसके द्वारा? इंडियन सोसाइटी के द्वारा। इंडियन सोसाइटी के द्वारा ये क्या करवाया गया था आपके? पब्लिश करवाया गया था। सर प्राइस बुक की, देखो बुक का प्राइस तो ये जो देने वाले हैं वो उसके हिसाब से शायद 300 में भी दे दे, 310 में भी दे सकते हैं, 290 में भी दे सकते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं होगी। जहां तक ये 310 हाईएस्ट होगी, बाकी फिर देखो तो उनका ही है, थोड़ा बहुत कर देते हैं वो 10, 5, 15 रुपए ज्यादा नीचे। हाँ जी वेदिका दीक्षित जी लिटरेचर स्टार्ट कर दिया हमने सेकंड ग्रेड के लिए, तो बात समझ में आ गई। अब मैं मानता हूं कि आज से आप क्लास का रुझान देंगे, लोगों को बताएंगे इसके बारे में। रीड की क्लास 4 से 5 होती है, वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर कोई दूसरा राइटर लेंगे, ठीक है। आज हमारा रविंद्रनाथ टैगोर है जो पूरा हुआ, इनके बारे में और कोई अच्छी चीजें मिलेगी आपको जरूर बता दिया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ एक बात और जाते जाते और सुन ले, इन्होंने स्टेबलाइज किया था शांति निकेतन भवन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, शांति निकेतन भवन भी था स्टेबलाइज्ड, विश्व भारती 1921, बिल्कुल सही है। थैंक्स सर आपकी मेहनत के लिए, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और देखिए थैंक यू ज्यादा है कि यहाँ पर 100 बच्चे लाइव आ जाए तो बस फिर मजा आ जाएगा, फिर एक खुशी दौड़ेगी। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि मुझसे पढ़ने के लिए पैसों की नीड नहीं है, पैसों की नीड नहीं है मुझसे पढ़ने के लिए। इसी चीज को मैं और अच्छे ढंग से पढ़ा सकता था अगर यहाँ पर 100 बच्चे लाइव होते तो मुझे पढ़ना, यहाँ फीस इसकी नीड नहीं होती, बस आपका पर्सनल सपोर्ट चाहिए। आप मन से मेरे लिए कुछ ना कुछ करे, आपके मन से करे, न कि मेरे कहने से करे कि ठीक है। तो जब हमारी ऑनेस्टी काम आएगी एक दूसरे के प्रति तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ज्यादा से ज्यादा बुक के बारे में, ज्यादा से ज्यादा चैनल के बारे में, हर चीज के बारे में, रीड के बारे में जितना हो सके उतना लोग को बताए, कनेक्टिविटी बढ़ाए। इसी के लिए मैं 4 से 5 वाली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा टीचिंग मेथड के लिए। आज आपका लाइव टेस्ट होगा जिसके अंदर लैंग्वेज स्किल्स टॉपिक है, तो आपके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो 4 से 5 वाला सेशन लेना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।